हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन पॉपुलेशन, अर्थात पॉपुलेशन, अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। ठीक है, क्या है आपका अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव, ये चैप्टर यहाँ पे हम लोग आज लेक्चर अटेंड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन द लास्ट चैप्टर यू स्टडीज अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश। तो आपने पिछले पार्ट में अंग्रेजों की जो शासन की स्थापना के बारे में पढ़ा। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन सोसाइटी। अब इस पार्ट में हम उनके शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव या भारतीय जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। सिंस 1600 AD to 1757 AD, trade was the main purpose of British. They used to take cloth, spice, etc. from India, and in return they used to bring gold, silver in exchange. तो सन 1600 से लेकर जो है 1757 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उद्देश्य जो था वो व्यापार करना था। वे भारत से कपड़ा, मसाले आदि खरीदने के लिए अपने देश से सोना, चांदी आदि लेकर आते थे और वे भारतीय सामान को विदेशों में बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाते थे। They used to earn high profit on selling Indian goods in the foreign market, but they cannot do the same in Indian market. ठीक है, क्या बोला गया है कि अपने देश का जो सामान जो था ये या बोल सकते हैं कि भारतीय सामानों को विदेशों में बेचकर काफ़ी मुनाफा तो कमाते थे, मगर अपने देश का जो सामान है वो भारतीय बाज़ारों में नहीं बेच पाते थे। Due to one side trade, East India Company had to face the criticism. Company was the forced to arrange money for trade from India only. After the Battle of Buxar and Plassey, Bengal was under their control. तो इस एक तरफा व्यापार के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की जो काफ़ी आलोचना होने लगी, कंपनी पर दबाव डाला गया कि वे व्यापार के लिए धन की व्यवस्था भारत से ही करे। सो प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर उनका अधिकार हो गया। They became the royal courtier of Bengal, Bihar and Odisha and got right to collect land revenue. Then afterwards, they did not have to face problem of money for their administrations or for extension of their region. इससे उन्हें अपने व्यापार के लिए तो जरूरी धन भारत से ही मिलने लगी। उन्हें अपने प्रशासनिक खर्चों तथा साम्राज्य विस्तार के लिए जरूरी धन की भी चिंता नहीं रही। इन दोज डे लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम फॉर द रूलर्स एंड इंग्लिश आल्सो कैप्चर्ड द सेम फॉर देयर अर्निंग। तो उस समय भूमि कर किसी भी शासक के लिए आमदनी का एक प्रमुख स्रोत था, इसलिए अंग्रेजों ने भी मुख्यतः जो था भूमि कर पर ही अपना नियंत्रण बनाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बेटा एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, अर्थात अंग्रेजों की कृषि नीति। तो प्रीवियसली ब्रिटिश अप्लाइड द सेम मेथड ऑफ द टैक्सेशन एज इट वाज देयर इन द लोकेलिटी ऑफ दिस places, and then afterward a different policy was adopted to decide amount and to keep them safe. तो अंग्रेज़ों ने शुरुआत में स्थानीय तौर पर प्रचलित कर व्यवस्था को ही चलाए रखा, बाद में उन्होंने कर निर्धारण और संग्रहण की अलग अलग व्यवस्थाएं भी बनाई। This policy was based on the conditions of different states of India. In these the main issues of the settlement there were the जमींदारी, रैयतवाड़ी and the महलवाड़ी सिस्टम। तो ये भारत के अलग अलग प्रदेशों की जो सामाजिक व्यवस्था व शासन की जरूरतों के अनुसार तैयार हो गई थी। ये जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी बंदोबस्त प्रथाएं संचालित की। In the earlier period, the collection of the revenue by the Britishers were done through contractors who were selected by auctions. The person who used to do the collection of money faster and more amounts used to get the right to be the collector or contractor. तो पहले दौर में अंग्रेजों द्वारा लगान वसूलने के लिए ठेकेदारी करने के अधिकार को नीलाम किया जाता था। जो सबसे अधिक पैसा जमा करने का वादा करता था उसे यह अधिकार दिया जाता था।
ठेकेदार पर यह प्रयास होता था कि वह जल्दी से जल्दी किसानों से ज़्यादा लगान वसूल करें। द कंट्रैक्टर ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू कलेक्ट मोर एंड मोर रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड द पीजन्स एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया। द कंट्रैक्टर वॉज ओनली concerned about his revenue and he was not worried about the peasants' benefit and loss. ठेकेदारों को केवल अपनी लगान की वसूली से मतलब रहता था, वे किसानों के हित या अहित का ध्यान नहीं रखते थे। इसलिए अब अंग्रेजों ने 1 या 2 वर्ष की ठेकेदारी के स्थान पर जो है वो 5 सालाना जो बंदोबस्त शुरू किया। उन्हें लगा कि लंबे समय तक ठेका देने से किसानों के शोषण में कुछ कमी आएगी। Therefore, the term of the contract settlement by the contractor was increased to 5 years instead of 1 or 2 years by the Britishers. तो क्या हुआ यहाँ पे कि अंग्रेज़ों ने 1-2 वर्ष की ठेकेदारी के स्थान पर जो 5 सालाना जो बंदोबस्त शुरू किया। उन्हें लगा कि लंबे समय तक ठेका देने से किसानों के शोषण में उसमें कमी आएगी। They thought that if they give a contract for long-term exploitations towards peasants will be the decrease. So instead of new contractor, they started giving taxes to older zamindars. In this manner, the policy of revenue collection and changed frequently. अब वे नए ठेकेदारों की तुलना में अपने या पुराने जमींदारों को लगान देने लगे। इस तरह लगान वसूलने की जो नीति में बार बार जो है वो परिवर्तन होता गया। चेंज फ्रिक्वेंटली बार बार जो है वो परिवर्तन होता गया, बदलते रहे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बेटा परमानेंट सेटलमेंट, जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। ठीक है। इन द ईयर 1789 ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड एन एग्रीमेंट विद द जमींदार्स ऑफ बंगाल एंड दैट वाज द परमानेंट सेटलमेंट। तो अंग्रेजी सरकार ने सन 1789 में बंगाल प्रांत से राजस्व वसूल करने के लिए जमींदारों के साथ समझौता किया, जो स्थायी बंदोबस्त कहलाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस डिसाइडेड that land revenue will be collected by जमींदार्स। तो कॉर्नवालिस ने फैसला किया कि भू राजस्व की वसूली जमींदारों के हाथ हो। ठीक है, क्या किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय लिया कि भू राजस्व की वसूली जमींदारों के हाथ में रहे या हाथ में हो। Those zamindar who will not give the land revenue would surrender their zamindari and the new zamindars will take over his place. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जमींदार भू राजस्व न दे सके तो उसकी जमींदारी जब्त करके उसकी ज़मीन को या उसकी ज़मीन को जो है नए जमींदार को या नए जमींदार को दे दिया जाता था या नए जमींदार को बिठा दिया जाता था। To escape from the problem of the frequent decision for land revenue, Lord Cornwallis in 1789-90 established a rule. तो देखिए बार बार भू राजस्व निर्धारण से बचने के लिए कॉर्नवालिस ने एक रूल्स तैयार किया, जिसके अंतर्गत 1789-90 में एक देय भू राजस्व के आधार पर जमींदारों को 10 साल के लिए जमीन का मालिक मान लिया जाता था या माना गया। ऑन बेसिस ऑफ द लैंड रेवेन्यू पर जमींदार विल हैव टू पावर फॉर 10 years टू बाई एंड डिटेल द प्रॉपर्टी। ठीक है, 10 साल के लिए जमीन का मालिक बना दिया जाता था। एनी फेलर इन पेइंग रेवेन्यू बाई peasants gave them the authority to acquire their land for company rulers, and the revenue was the main source of income. By this system, company got economic stability. Okay, so देखिए यहाँ पे अब ये ज़मीन की जो खरीदी बिक्री कर सकते थे, हम लगान न पटाने पर किसानों को ज़मीन से बेदखल भी कर दिया जा सकता था। कंपनी शासन के लिए भू राजस्व आमदनी का एक सबसे बड़ा
स्रोत थे। इस व्यवस्था से कंपनी को आर्थिक स्थायित्व प्राप्त हो गया। बाय दिस सिस्टम कंपनी गॉट द इकोनॉमिक स्टेब्लिश। ठीक है। द ड्रॉबैक ऑफ दिस लॉ वाज दैट द मेन फोकस वाज नॉट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और इंक्रीज इन द क्वांटिटी बट ऑन द contrary the jamidar used to collect revenue on regular basis which did not provide any profit to the government or peasants। इस कानून की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि लगान को कृषि के विकास उत्पादन में वृद्धि बढ़ाने या घटाने से जोड़कर नहीं देखा गया। सो जमींदार तो निश्चित लगान वसूल रहे थे पर किसानों या सरकार को इससे अधिक फायदा नहीं हुआ। ये रहा आपका परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। फिर नेक्स्ट आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। ओके, इन दिस सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ टैक्स कलेक्शन वाज टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ फार्मर और पीजेंट। तो इस व्यवस्था का मूल आधार लगान का किसान के साथ सीधे करार करना था। इट वाज द डिसाइडेड दैट आफ्टर द subtracting the expenditure of agriculture production 50% of the leftover amount would be the land revenue। तो यह तय किया गया कि कृषि उत्पादन में हुए खर्च को निकालकर जो बचेगा उसका 50% यानी 50% जो भू राजस्व के रूप में दिया जाएगा। In earlier days the increase and the decrease in price of the crops did not have any connection with the revenue। शुरू के दिनों में फसल और उसके मूल्य के घटने बढ़ने से राजस्व का कोई तालमेल नहीं बैठा। इन बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी प्रोविंसेस it was established for 30 years। even the direct contact with the peasant in the system they were exploited। तो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी प्रांत में जो था 30 वर्ष के लिए यह बंदोबस्त लागू किया गया। किसानों के साथ सीधे करार के बावजूद इस व्यवस्था से किसानों का शोषण होता रहा। ओके, क्लियर। तो ये रहा बेटा आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। नेक्स्ट आपका महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। इन 1833 to 43 ब्रिटिश रूल स्टार्टेड अ न्यू सिस्टम ऑफ द कलेक्टिंग रेवेन्यू इन द वेस्टर्न। सन 1833 से 43 ईस्वी के बीच में अंग्रेज शासकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई लगान व्यवस्था लागू किया। इन दिस सिस्टम द होल विलेज वाज द रिगार्डेड एज द महल फॉर द सेटलमेंट ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। किया गया जिसके अंतर्गत पूरे गांव को जो एक महल कहते थे उनसे लगान का बंदोबस्त किया जाता था, अर्थात गांव के सभी कृषक परिवारों पर लगान जमा करने की संयुक्त जिम्मेदारी थी। It means that all the families of the peasant had to join the responsibility for collection of revenue। ठीक है। Similar to the रैयतवाड़ी system, after subtracting the expenditure on agriculture and for feeding of the peasant family, 50% of the left money was collected as the revenue। This system was also imposed in Punjab, Madhya Pradesh and Chhattisgarh। तो कृषि खर्च और किसानों के भरण पोषण का खर्च निकालकर जो बचता था, ठीक है, उसका लगभग जो है आधा हिस्सा ने 50% रूप जो होता वो कर के रूप में वसूल किया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है पंजाब, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया था। ठीक है, तो हमने 3 सिस्टम देखे यहाँ पे। देयर आर 3 सिस्टम। फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयत व्यवस्था, महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी व्यवस्था। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू कलेक्शन इन छत्तीसगढ़ में लगान व्यवस्था। ब्रिटिश रूलर्स डिड ए लॉट्स ऑफ द चेंजेस इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन छत्तीसगढ़। तो अंग्रेज अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की लगान या भू राजस्व व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए। दे डिवाइडेड छत्तीसगढ़ इन टू मैनी डिफरेंट परगनास एंड Kamavisdars were the appointed for collection of the revenue from the Pargana
अमीश एंड पांड्या वर द रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को अनेक तहसील में बांट दिया और तहसीलदारों की नियुक्ति की गई। प्रत्येक परगने में लगान वसूल करने के लिए अमीर व पंड्या राजस्व अधिकारी नियुक्त किया गया या नियुक्त की। British officers established the post of the Patel prevailing during Maratha rule and instead of that post of Gautiya was created। तो अंग्रेज अधिकारियों ने मराठा प्रशासन के समय से प्रचलित पटेल के पद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर गौटिया का पद सृजन किया। एट दैट द टाइम विलेज गौटियास कलेक्टेड रेवेन्यू इन 3 installments। Revenue was decided according to the area of the land। Village Gautia collected revenue and deposited in the government treasures। तो उस समय गांव की जो गौटिया वर्ष में 3 किस्तों में लगान वसूल किया करते थे। लगान का निर्धारण जमीन के क्षेत्र के आधार पर किया जाता था। गौटिया अपने गांव से लगान वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करवा देते थे। This revenue system, which was imposed by the Britishers, was not good for peasants because the Britisher rate for each revenue was very high and compulsory, which was not possible from a poor farmer income। तो अंग्रेजों द्वारा लागू की गई इन लगान व्यवस्थाओं से किसानों को कोई लाभ तो नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा लागू प्रत्येक लगान की दर जो था बहुत ऊंची तथा अनिवार्य थी, जिन्हें कृषि की आय से चुका पाना मुश्किल था। Therefore they brought from the जमींदार्स एंड landlords। If the revenue was not paid regularly, then landlords used to capture their lands। इसलिए किसानों को जमींदारों एवं साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। सो नियत समय पर कर्ज न पटा सकने पर उसकी जमीन साहूकारों द्वारा हड़प ली जाती थी। ठीक है, जमींदार एंड लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जमींदार और लैंडलॉर्ड्स जो होता है, साहूकार जो भूमिपति या जमीपति या जमींदार जो होते थे, उसका दूसरा रूप जो साहूकार जो ब्याज पर जो है पैसा दिया करते थे और सही समय पर या समय पर ब्याज न जमा होने पर या उसकी जो रकम जमा न होने पर साहूकार या जमींदार जो होते थे उस किसान की जमीन को हड़प लेते थे। Ultimately the conditions of the peasants were not well and so they agitated against the British rule। In this manner peasants revolt against company rule। परिणाम स्वरूप किसानों की हालत बहुत खराब हो गई एवं शासन के प्रति असंतोष की भावना पनपने लगी। सो इस प्रकार कुछ स्थानों पर किसानों ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह अर्थात बगावत भी करना चालू किया, प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे हाउ वाज लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड इन छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भू राजस्व किस प्रकार एकत्र किया गया। सो उसके अंतर्गत इफेक्ट ऑन द क्राफ्टमैन एंड आर्ट अर्थात दस्तकारी एवं शिल्प पर प्रभाव। ओके, दैट्स ऑल।